So hello everyone, welcome back to our channel. Hope you all are well. I am Aryan, friend and mentor of thousand of commerce friend like you. और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 1 अकाउंट्स फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप. सो ये टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे. सबसे पहला है पार्टनरशिप फीचर एंड इट्स लीड, provision of Indian Partnership Act 1932 in absence of partnership deed, saving and fluctuating capital account, preparation of P&L appropriation account, division of profit, guarantee of profit, cost adjustment, in interest on capital, interest on drawing, salary and change in DSR. So ये टॉपिक्स आपके ऑफिशियल सीबीएसई सिलेबस में दिए गए हैं. सो इसी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट इनटू इट. So let's start with introduction of partnership. So partnership क्या होती है? Partnership is a business relationship between two or more persons to share profit and losses of the business carried by all or acting one for all. इसका मतलब है कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होती है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच, जिसमें वो लोग ये अग्री करते हैं कि हम लोग प्रॉफिट या लॉसेस शेयर करेंगे बिजनेस के. उस बिजनेस में या तो वो सारे एक दूसरे के लिए एक्ट कर सकते हैं या फिर एक सबके लिए एक्ट कर सकता है. इस लाइन को मैं आपको आगे टीचर्स में समझाऊंगा. सो पहले आप ये डेफिनेशन इजी से इसको लर्न कर लीजिए. सो पार्टनरशिप का सिंपल सा मीनिंग है कि एक रिलेशनशिप जिसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन एक साथ आते हैं ताकि वो लोग बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर कर सके. सो उसके बाद है नेचर ऑफ पार्टनरशिप. नेचर ऑफ पार्टनरशिप में बस हमें इतना तो पढ़ना है कि जो पार्टनरशिप है और जो पार्टनर है वो लोग इक्वल यानी कि सेम नहीं है अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से. यानी जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज ये सब कर रहे हैं सो पार्टनरशिप और पार्टनर सेम नहीं है, वो दोनों एक डिफरेंट एंटिटीज है. वेयर एज जब जो पार्टनरशिप और पार्टनर इक्वल सेम है लीगल पर्सपेक्टिव से, यानी कि जो पार्टनरशिप है और जो पार्टनर है वो दोनों सेम एक सिंगल एंटिटी है लीगल पर्सपेक्टिव से. यानी अगर कोई केस होता है उनके ऊपर सो वो एक सिंगल एंटिटी माने जाएंगे और उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा. सो अब इसके बाद फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. पहला, टू और मोर पर्सन. सो इसमें है कि एक पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए. उन लोगों के लिए भी एक कंडीशन है कि वो जो लोग होने चाहिए वो साउंड माइंडेड होने चाहिए, अनसाउंड माइंडेड नहीं होने चाहिए. मतलब उनकी जो दिमागी हालत है वो सही होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि वो मतलब पागल टाइप के हैं तो कोई डिसीजन नहीं ले सकते, सो वो पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. सो वो एक तो साउंड माइंडेड होने चाहिए और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए. डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ मतलब कि कोई लॉ उन्हें मना करता है पार्टनर बनने के लिए. सो ऐसा नहीं है, तो इन दो कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो वो पार्टनर बन सकते हैं. सेकंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स करेंटली 50 है. सो ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर का 50 नंबर दिया है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं देता, ये हमें कंपनीज एक्ट देता है. सो कंपनीज एक्ट में क्या कर रखा है, उन्होंने एक लिमिट सेट कर रखी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 100 हो सकते हैं. और ये पावर गवर्नमेंट को दे रखी है कि उन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो 100 है उसमें से कितने नंबर ऑफ पार्टनर अभी करेंटली उनको देने हैं. यानी कि कंपनीज एक्ट ने 100 पार्टनर की लिमिट सेट कर रखी है और ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि वो करेंटली कितने मैक्सिमम पार्टनर रखना चाहती है. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 50 मैक्सिमम नंबर दे रखा है. सो इसका मतलब ये है कि जैसे 100 लिमिट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो 100 दे सकती है या 100 से कम. 100 से ज्यादा की लिमिट हो ही नहीं सकती पार्टनरशिप में. सो ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप का मतलब. फिर इसके बाद माइनर एज अ पार्टनर. सो माइनर एक पार्टनर हो सकता है बट सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने के लिए, वो लॉसेस शेयर नहीं करेगा. उसके बाद जब वो मेजर यानी 18 प्लस हो जाता है सो उसके बाद 6 मंथ्स होते हैं, उसको ये डिसीजन लेना होता है कि वो पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर कंटिन्यू करेगा या नहीं. अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता सो उसे ये माना जाता है कि वो कंटिन्यू कर रहा है और वो सारे एक्शन के लिए लाइबल होता है. सो ये एक सिंगल पॉइंट है, इसमें छोटे छोटे पॉइंटर है इस फीचर में. फिर इसके बाद है एग्रीमेंट. सो पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट के बिना हो ही नहीं सकती. अब वो एग्रीमेंट या तो रिटर्न होना चाहिए या ओरल होना चाहिए. यानी कि दो लोगों के बीच में या तो वो मुंह से बात करे कि भाई आजा हम लोग पार्टनर बन जाते हैं, या फिर किसी रिटर्न चीज पे. उस रिटर्न चीज को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. सो इसीलिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट या तो रिटर्न होना चाहिए या ओरल. सो ये गवर्नमेंट कंपलसरी नहीं है कि रिटर्न ही हो, ओरल भी हो सकता है. और अगर रिटर्न करते हैं वो सजेस्टिव है लेकिन कंपलसरी नहीं है. सो रिटर्न को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. अब उसके बाद है बिजनेस. थर्ड फीचर है बिजनेस. बिजनेस का मतलब है कि पार्टनरशिप को एक बिजनेस माना जाता है. बस ये इतना सही पॉइंट है. इसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग.
सो इसका इसका मतलब है कि जो पार्टनरशिप है उसमें जो एग्रीमेंट होता है ना वो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए होता है। मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, लेकिन जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा ना कि पर्सन टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, तो ये मेन इनका एक मोटिव होता है प्रॉफिट शेयरिंग। तो वही उसका एक फीचर है कि ये एग्रीमेंट है प्रॉफिट शेयरिंग का। अब इसका फिफ्थ है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि जो पार्टनर है वो एक तरीके से एजेंट और प्रिंसिपल दोनों है। एजेंट का मतलब कि जैसे दो पार्टनर हैं, सो एक पार्टनर उस दूसरे पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक दूसरे को। और प्रिंसिपल यानी वो लोग अपने बिजनेस के लिए डिसीजन भी ले रहे हैं। मतलब कि अगर एक पार्ट या तो सारे पार्टनर एक साथ कोई डिसीजन ले वो भी माना जाएगा, या फिर एक पार्टनर बाकी सबके लिए डिसीजन ले वो भी पार्टनरशिप का ही डिसीजन माना जाएगा। सो यही होती है म्यूचुअल एजेंसी, और ये लाइन आपकी डेफिनेशन में दे रखी है, कैरीड बाय ऑल और वन एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि या तो सारे एक साथ चलाए या फिर कोई एक उन सबके लिए चलाए, तो उन दोनों को इक्वल माना जाएगा। सो ये है हमारा पार्टनरशिप की डेफिनेशन, नेचर, फीचर। एग्जाम में ज्यादातर नेचर फीचर तो नहीं आता, बट कभी कभी डेफिनेशन ये फीचर पार्टनरशिप की डेफिनेशन नेचर नहीं आती, बट कभी कभी फीचर आ सकते हैं। सो आप इनको ऊपर ऊपर से देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। सो अब इसके बाद नेक्स्ट जंप करते हैं पार्टनरशिप डीड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और बाकी सारे टॉपिक्स पे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्टनरशिप डीड। सो हमने पढ़ा है कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है। तो उसमें एग्रीमेंट्स दो टाइप के होते हैं, पहला रिटर्न एग्रीमेंट, दूसरा ओरल एग्रीमेंट। अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड की क्या डेफिनेशन है, बस ये है कि वो एक पार्टनरशिप का एक रिटर्न एग्रीमेंट है। बस इसकी इससे ज्यादा कोई डेफिनेशन नहीं है। सो पार्टनरशिप डीड बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक रिटर्न एग्रीमेंट है, ये बेटर होता है। अब दो इंसान अगर ओरल एग्रीमेंट करेंगे और कोई अगर मना कर दे, तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि इस बंदे ने बोला था कि ये एग्रीमेंट है। सो इसलिए पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट यानी कोई लड़ाई होती है आगे जाके, तो फिर हम अपनी पार्टनरशिप डीड को यूज कर सकते हैं कि ये देखो इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, कोर्ट डिसीजन लेता है। वैसे ही हमें हमारे राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज पता चलती है एज अ पार्टनर, अगर हमारे पास हमारी पार्टनरशिप डीड है। राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज। सो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो एक ओरल एग्रीमेंट होता है। और ओरल एग्रीमेंट में क्या होता है कि कुछ भी डिसीजन लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो उस पे जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके लॉ, उसके जो लॉज है वो अप्लाई होते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एबीसी पार्टनर है, तो फिर अगर इनके इनके पास पार्टनरशिप डीड है, सो इनके पास एक राइट है कि वो अपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 3:2:1, 5:3:2, 4:1:1। तो इनकी रेशियो कुछ भी हो सकती है, बट अगर इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी ना वो बस होगी 1:1:1। इसका मतलब है कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है। अगर इनके पास पार्टनरशिप डीड है, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि जब हम बिजनेस करते हैं, सो जो पार्टनर्स होते हैं वो कैपिटल लगाते हैं। कैपिटल लगाते हैं तो वो फर्म से चाहते हैं कि जो जो पार्टनरशिप, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से जो पार्टनरशिप और पार्टनर्स दोनों अलग है, सो इसलिए पार्टनर्स चाहते हैं कि अगर उन्होंने पार्टनरशिप में पैसा लगाया है तो पार्टनरशिप भी उनको इन रिटर्न कुछ इंटरेस्ट दे। सो उसी इंटरेस्ट को हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो अगर इन एबीसी के बीच में पार्टनरशिप डीड है, सो ये कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड कर सकते हैं अपने कैपिटल पे, ऐसे 10%, 12%, जितना भी परसेंट चाहो उतना। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग आईओसी नहीं दी जाएगी, नो आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि जब हम बिजनेस से पैसा लेते हैं, ड्राइंग पैसा लेना, सो हम बिजनेस जो पार्टनरशिप है वो चाहती है कि हम उसे कुछ इंटरेस्ट दे। तो अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड है, सो ये इंटरेस्ट कितना भी दे सकते हैं हम ड्राइंग पे, 5%, 10%, 20%, कुछ भी इंटरेस्ट हो सकता है। बट अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती, सो जो इंटरेस्ट है वो कुछ नहीं दिया जाएगा, 0% होगा। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब दो तरीके के लोन होते हैं, एक तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनर को दे, दूसरा जो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म को दे। सो जो पहला वाला केस है ना जिसमें पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। बट जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया
उस पे फर्म को, पार्टनर को 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो, और वो भी कितना, बस 6%। अगर पार्टनर फर्म को लोन नहीं देता तो इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन लिया जाएगा, अगर फर्म पार्टनर को लोन देते तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। बट अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है तो ये कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 6% जो पार्टनर दे रहा है और जो पार्टनर फर्म से ले रहा है उसका भी कोई भी परसेंटेज हो सकती है इंटरेस्ट की। सो दैट डिपेंड अपॉन कि आपकी पार्टनरशिप डीड है या नहीं। उसके बाद है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ कि एबीसी एक पार्टनर है। सो ए बी तो अपना मतलब ज्यादा काम नहीं करते, बट सी एक्स्ट्रा आवर्स में काम करता है अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए। वो मैनेज करता है, अकाउंट संभालता है, सब करता है। सो फिर सी एट द एंड ऑफ द ईयर कहता है कि मुझे एक सैलरी चाहिए क्योंकि मैं जो इतना काम करता हूँ उसके लिए। सो आपको क्या लगता है, देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? इसमें किसी के लगने से कुछ नहीं है। अगर आपका पार्टनरशिप डीड है, उसमें लिखा है कि सैलरी देनी है, तो आप सैलरी देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती, सो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आप कोई सैलरी या रेम्यूनरेशन नहीं देंगे, कोई कमीशन नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। फिर उसके बाद है लास्ट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यानी किसी पार्टनर को एडमिट करने के लिए, न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए आपको सारे पार्टनर्स की जो एग्रीमेंट है वो जरूरी है। अगर एक भी पार्टनर, मान लो 100 पार्टनर है, 50 की लिमिट है, सो 49 पार्टनर है, अगर एक भी पार्टनर ने मना कर दिया किसी पार्टनर को ऐड करने के लिए, सो फिर वो पार्टनर ऐड नहीं हो सकता। सो ये है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मीनिंग। सो यही सब था कि पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक रिटर्न एग्रीमेंट बेटर होता है एक ओरल एग्रीमेंट से, क्योंकि हमारा प्रूव होता है। और किसी भी डिस्प्यूट के टाइम पे अगर पार्टनरशिप डीड है सो उसको लिया जाता है, अगर नहीं है सो ये जो पॉइंट्स है, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के पॉइंट्स है, उनके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। सो इसके बाद मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो अब मूव ऑन करते हैं आज के दिन के लास्ट टॉपिक पे, चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। सो इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि चार्ज और अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मीनिंग है, क्योंकि ये वर्ड अप्रोप्रिएशन और चार्ज आगे जाके बहुत काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग है कि ये एक एक्सपेंस है। सो मतलब कि चार्ज मतलब कि ये देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कि हमें ये चीज देनी ही देनी है। चाहे एक्सपेंसेस हमें भरने पड़ते हैं, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सब चीजें हमें देनी पड़ती है, चाहे हमारा प्रॉफिट हो ना हो या लॉस हो। वैसे ही अगर अप्रोप्रिएशन का क्या मीनिंग है, ये अप्रोप्रिएशन है। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना। सो अप्रोप्रिएशन है का मतलब है कि ये हम तभी देंगे जब अगर प्रॉफिट होंगे, बाय चांस प्रॉफिट नहीं हुए या लॉसेज हुए तो हम ये नहीं देंगे। इसके बाद है रिकॉर्डिंग। जो पीएनएल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो चार्जेस रिकॉर्ड होते हैं पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि हमने पढ़ा पीएनएल में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। वेराइज जो अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है उसके लिए एक नया अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद प्रायोरिटी। अगर मैंने जो आपको बताया पहले कि अगर प्रॉफिट होते हैं, नहीं होते या लॉस होता है, तो प्रायोरिटी है कि हमें ये पे करने पड़ेंगे, चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। वेयर एज जो अप्रोप्रिएशन है उसमें प्रॉफिट होने पर ही हम इसको पे करेंगे, वरना अगर हमें प्रॉफिट नहीं होते या लॉसेज होते हैं तो हम अप्रोप्रिएशन पे नहीं करेंगे। सो फिर उसके बाद है एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन हमने जो बैंक से लिया या पार्टनर ने फर्म से लिया, फर्म ने पार्टनर से लिया, सो वो एक लाइबिलिटी है, वो पे करना जरूरी है, वो एज अ एक्सपेंस है। वो ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉफिट होंगे तो ही पे करेंगे। सो इसलिए वो पीएनएल अकाउंट से डिडक्ट होता है। वेयर एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी दिया जाता है जब आपके प्रॉफिट हो। अगर आपके प्रॉफिट नहीं है, लॉसेज है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, या फिर कोई सैलरी कोई कमीशन वो भी नहीं देंगे। सो ये था डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की क्लास में बस इतना ही। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे और मैं ट्राई करूंगा कि इस चैप्टर को 5 से 6 पार्ट्स में खत्म कर दूं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियो को आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें फॉर अप्रिशिएटिंग माई एफर्ट्स। सो दिस इज आर्यन साइनिंग ऑफ।